सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा सादर नमन। वंदे मातरम, जय माता पिता। मैं भारत उदय महाक्रांति का अध्यक्ष आर.के. कुशवाहा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े मुद्दे की बात कहने आया हूं। देखा जा रहा है कि हमारे आसपास जो भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके लिए आम आदमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो भी सरकार आती है एक प्रेरणा के रूप में जनता से अपेक्षा करती है कि वह पर्यावरण को बचाने का प्रयास करे, और वास्तव में सत्य भी है कि हम सबको मिलकर ही पर्यावरण को बचाना होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इन सब कृत्यों के लिए आम आदमी ही जिम्मेदार है? पर्यावरण को बचाने के लिए एक सबसे बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने के लिए सरकार अरबों रुपए पैसा पानी की तरह बहा रही है। कई सारी स्कीमें उन्होंने चलाई, लेकिन यथार्थ के धरातल पर उन स्कीमों का कितना असर हुआ? क्या वास्तव में हम पर्यावरण को बचाने की ओर बढ़ रहे हैं, या केवल स्कीमों के माध्यम से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है? इन तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्यावरण के विदोहन के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? एक सर्वे मैंने किया, उसके डाटा जो है मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूं, आप खुद एनालाइज करिएगा कि पर्यावरण के लिए वास्तव में आम आदमी जिम्मेदार नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार की नीतियां प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। आम आदमी व्यक्तिगत कार्यों के लिए पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसका एक मुआयना, एक विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पर्यावरण को बचाने के लिए आम आदमी जिम्मेदार है या नहीं, इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा। आप हम सब जानते हैं कि अभी कुछ वर्षों पूर्व तक, जब तक घर घर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे थे, तब तक आदमी अपने दैनिक दिनचर्या के लिए, भोजन पकाने के लिए, मकान बनाने के लिए और फर्नीचर के लिए लकड़ी का प्रयोग करता था, और इसके लिए वह वैकल्पिक व्यवस्था भी करके रखता था। जितना पेड़ों का विदोहन करता था उतने ही वृक्ष जो है वह अपने खेतों में या आसपास की भूमि पर लगा के रखता था, और पेड़ों को वह देवों की तरह मानकर उनकी पूजा भी करता था। एक आम आदमी अपने दैनिक दिनचर्या के लिए नाम मात्र की लकड़ी का प्रयोग करता था, भोजन पकाने के लिए, दूसरा घर बनाने के लिए, तीसरा फर्नीचर बनाने के लिए, जिसमें से घर बनाने के लिए लकड़ी वह जीवन पर्यंत में एक बार, फर्नीचर बनाने के लिए संभवतः 1 या 2 बार, और प्रतिदिन के रूप में वह लकड़ियों का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे ही आधुनिक विज्ञान ने कदम रखा और सरकार ने आधुनिक विज्ञान को मान्यता दी, आज पर्यावरण पूर्ण रूपेण से प्रदूषित है। आप खुद गौर करिए कि पेड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? सरकार ने कल कारखानों को मान्यता दी, उद्योग धंधों को मान्यता दी। आज जितने भी कल कारखाने हैं उनमें से अधिकांशतः आपके जंगलों में स्थापित है। जंगलों में जो प्राकृतिक खनिज संपदाएं होती हैं उनका विदोहन करने के लिए सरकार अनुमति देती है। कोयले की खदानें, बॉक्साइट, लेटराइट, हीरे की खदानें, या जो भी जंगलों से हमें उपार्जन होता है उसकी अनुमति सरकार प्रदान करती है, जो कि पर्यावरण का 90% प्रदूषित होने का कारण है। 90% पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। स्वयं विचार करिए कि हम अपने दैनिक जीवन काल में कितनी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। अधिकतम यदि एक गणना की जाए तो एक पेड़ की यदि संपूर्ण लकड़ी का प्रयोग कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि काफी लंबे अरसे तक एक व्यक्ति के लिए कम से कम
3 से 5 साल के लिए एक पेड़ का प्रयोग करने पर उसके दैनिक दिनचर्या के लिए लकड़ी पर्याप्त हो जाती है। साथ में पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के कारण लोग पेड़ों को भी अधिक से अधिक लगाते थे। फल के बगीचे, रोड के किनारे पौधों का रोपण इत्यादि को प्राथमिकता देते थे। लेकिन जो भी सरकार आई उसने जिम्मेदार तो आम आदमी को ठहराया। आज पेड़ बचाओ अभियान के तहत जो है वह आम आदमी को कोस रही है, प्रेरित कर रही है कि आप पेड़ लगाइए। लेकिन क्या वास्तव में आम आदमी इसके लिए जिम्मेदार है? वास्तव में जिम्मेदार सरकार है, सरकार की नीतियां हैं। आज 90% पेड़ जो हैं वे सरकार की नीतियों के कारण काटे गए हैं। बड़े बड़े शहरों का निर्माण, खदानों का निर्माण, लाइमस्टोन जहां पर है, कोयले के खदानें हैं, बॉक्साइट है, लेटराइट है, जो भी दुनिया भर की खदानें हैं, जो कल कारखाने हैं, वह आज पूर्ण रूपेण से जंगलों के ऊपर निर्भर है, जंगलों में खोली गई हैं, जिसके कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। साथ ही जो फर्नीचर उद्योग है वह भी जंगलों पर पूर्ण रूपेण से निर्भर है और जिसकी अनुमति सरकार ने प्रदान की है। तो पूर्ण रूपेण से जब इस बात के लिए, इस तथ्य के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो आम जनता को हमेशा उत्तरदायी क्यों ठहराया जाता है? यह बात बहुत ही विचारणीय है। क्या यह बात उचित है कि करे कोई भरे कोई? सरकार जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और जिम्मेदार आम आदमी को ठहराए कि हमें पर्यावरण को बचाना है। और पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम जो चलाई जा रही है वो केवल कागज के पन्नों तक चलाई जा रही है। इतनी सारी स्कीमें होने के बावजूद भी क्या यथार्थ के धरातल में कहीं पर भी पर्यावरण की सुरक्षा का कदम उठाया गया? क्या पर्यावरण को हम बचा पा रहे हैं? मेरा जवाब तो यही है, बिल्कुल भी नहीं। केवल सरकारी राशि का गबन के लिए, सरकारी राशि का दुरुपयोग के लिए, जनता के टैक्स के पैसों का गबन करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए कागजों में औपचारिकता पूर्ण की जा रही है, कागजों में राशि को डकारा जा रहा है। आज जहां पर घनघोर जंगल हुआ करते थे, आज वहां पर इंडस्ट्रियों का बोलबाला है। वहां पर आज जनजीवन है, पशु जीवन जो है, जंगली जीवन, वह पूर्ण रूपेण से खत्म हो गया है। आज पशुओं के लिए आवास तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन सबसे बचाव कैसे किया जाए, सबसे मुख्य मुद्दा यह है। तो आज आम आदमी कैसे बचाव करे? आम आदमी के पास में भरण पोषण की समस्या आ रही है। वह दैनिक दिनचर्या के लिए इतना नहीं कमा पाता कि वह अपने परिवार का भली भांति पेट पाल सके। उसके पास ना तो इतनी जमीन बची है कि वह नए बगीचों का निर्माण कर सके, वृक्षारोपण कर सके। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है तो वह कैसे सहभागी होगा? चारों तरफ खुला हुआ पशु विचरण के लिए केंद्र, चारागाहों पर अतिक्रमण, चारागाहों की भूमि का सरकार द्वारा आवंटन और सरकारी भूमि का दुरुपयोग, पट्टों का वितरण, ऐसे ऐसे कारनामे सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। केवल राजनीतिक क्षुधा के चलते, सत्ता के चलते, सत्ता में काबिज रहने के चलते ये जल जंगल जमीन सब कुछ बेचने पर उतारू हैं। इससे बचने के लिए हमें सरकार की इन दमनकारी नीतियों का विरोध करना पड़ेगा। हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए एक सुनहरा अवसर देने के लिए सरकार की इन पर्यावरण की नीतियों का विरोध करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ महीने पहले, लॉकडाउन के पहले, चित्रकूट घाट गया था। वहां पर देखा जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए थे कि यहां पर साबुन और शैंपू लगाकर नहाना मना है। वास्तव में लिखा हुआ था कि जल को प्रदूषित होने से बचाइए। एक अभियान चलाया गया कि जल को प्रदूषित होने से बचाइए, साबुन शैंपू मत लगाइए, साबुन शैंपू लगा के नदियों में मत नहाइए। मैं यदि कुछ आंशिक रूप से इस बात से सहमत हूं तो आप तथ्य पर गौर करिएगा कि हमारे साबुन शैंपू लगाने से नदियों का कितना पानी प्रदूषित होता है। क्या उसके लिए साबुन शैंपू जिम्मेदार है? यदि साबुन शैंपू जिम्मेदार है तो किस हद तक जिम्मेदार है, मैं इस पर विश्लेषण करूंगा। तो आपको भी ज्ञात होगा कि सरकार कल कारखानों से निकले हुए कचरे, शहरों से निकले हुए गंदी नालियों का पानी, गटर का पानी, बूचड़खानों से निकलता हुआ मल मूत्र रक्त इत्यादि
सब कुछ खुले तौर पर नदियों में मिलाया जाता है। नदियों की दुर्दशा का मुख्य कारण गटर का पानी, सीवेज का पानी, कल कारखानों का पानी, बूचड़खानों से निकलता हुआ रक्त इत्यादि सीधे रूप में नदियों में मिला देने के कारण नदियों का पानी प्रदूषित होता है। लेकिन जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? आम आदमी को। आम आदमी से आग्रह किया जाता है, उसके लिए करोड़ों रुपए की धनराशि बर्बाद की जाती है, तरह तरह के बैनर लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाया जाता है, यहां तक कि उनसे इसके लिए जुर्माना भी वसूल किया जाता है कि यदि आप साबुन शैंपू लगा के नदियों में नहाते हैं तो आपसे जो है 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा, महीने भर की आपको सजा दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या साबुन शैंपू पर प्रतिबंध कर देने से नदियों का पानी शुद्ध हो जाएगा? मात्र 2 से 5% पानी जो है वो साबुन शैंपू के कारण प्रदूषित हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। 95% पानी जो है वह सरकार की नीतियों के कारण, जो पानी शहरों का सीवेज वाटर, गंदी नालियों का, कल कारखानों का, बूचड़खानों का पानी जो नदियों में जो सीधे मिलाया जाता है, इसके कारण होता है। लेकिन हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, उसके लिए अनुमति देती है, खुले तौर पर वह पानी नदियों में मिलाया जाता है, वहां पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वहीं स्नान घाट के आसपास सीवेज का पानी नदियों में मिल रहा है, उसके प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यदि आप साबुन शैंपू लगा के नहा रहे हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध है। ये कैसी दोगली नीति है सरकार की? तो इन तथ्यों से हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें खुलकर विरोध करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। मैं ज्यादा विषय पर चर्चा ना करके और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पिता, धन्यवाद।